Hello dear students, for you all, myself रणधीर कुमार, मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम जिया एकेडमी। और अभी हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिस सीरीज़ का नाम है माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब क्या है कि जैसे पूरे चैप्टर का कोई सा भी चैप्टर हो उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू विदाउट मिसिंग एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को मतलब कि शुरू में वो ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं और बाद में उनको थोड़ा सा एंग्जाइटी होता है, उनको मतलब लगता है कि यार कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए जो कम से कम समय में उनके सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दे, सारे डाउट्स को क्लियर कर दे। तो वैसे टाइम पे माइंड मैप जो है उनके लिए मतलब एक बहुत बड़ा वरदान, बहुत बड़ा बून साबित हो सकता है। तो हम लोगों ने मतलब उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट्स के इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एक माइंड मैप का सीरीज़ शुरू किया है तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स का ये सीरीज़ का पहला एपिसोड है। तो जैसे मतलब मैथमेटिक्स हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11th और 12th का, तो 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो है सेट चैप्टर से शुरू होता है, राइट। तो मैंने भी सेट का माइंड मैप यहाँ से, दिस इज़ फर्स्ट एपिसोड, यहाँ से हम लोग शुरू किया है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे मतलब कि चीज़ों को लर्न करने का विदाउट मिसिंग एनी पॉइंट। माइंड मैप इज़ द बेस्ट वे यू कैन से, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हो कि सेट और कुछ मतलब कि कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं। डायग्राम्स के माध्यम से चीज़ों को समझना या उसको याद रखना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। हालांकि मैथमेटिक्स में मतलब बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह होते हैं, हर फॉर्मूला के लिए डायग्राम बनना उतना मतलब आसान नहीं होगा, या मतलब वो एक तरीके से क्लटर हो जाएगा। फिर भी कोशिश ये किया गया है कि मतलब कम से कम टाइम पे डायग्राम के थ्रू इसको समझाया जाए। तो आते हैं, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये सेट। सेट होता क्या है? सेट का डेफिनेशन अपने आप में थोड़ा सा मतलब एक ऐसा है जो बोलता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स का ये मतलब कि डाउट होता है, सर वेल डिफाइंड तो खुद ही मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड किसको बोलेंगे? ठीक है, जैसे मतलब वेल डिफाइंड में वैसी चीज़ मतलब इसमें सिर्फ डेफिनेशन को देखा जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन अगर एलिमेंट्स अगर डेफिनेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो उसमें पुट किया जाएगा, अगर नहीं फुलफिल कर रहा तो पुट नहीं किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला है कि एक बढ़िया सा नंबर बताओ, अब बढ़िया सा नंबर क्या हो सकता है? लकी नंबर बताओ। लकी नंबर क्या हो सकता है? सबके लिए अलग अलग लकी नंबर हो सकते हैं। तो लकी नंबर बोलना एक वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, लकी नंबर इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड। लेकिन मैंने अगर बोला है कि एक नंबर ऐसा बताओ जो कि 2 का मल्टीपल हो, अब ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, 2 का मल्टीपल 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है वेल डिफाइंड है क्या, तो वेल डिफाइंड में जो सेट जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, उसकी जो प्रॉपर्टी दी गई है, उसको बस देखना है कि कोई भी एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं। प्राइम नंबर, इज इट वेल डिफाइंड? यस, इट इज़ वेल डिफाइंड। लकी नंबर, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यस, इट इज़ वेल डिफाइंड। ऑल्दो वो चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम, रिचेस्ट पर्सन कोई एक हो सकता है। ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, बट एट द मोमेंट इट इज़ वेल डिफाइंड, राइट। सो वेल डिफाइंड में सिर्फ हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे, डेफिनेशन क्या बोलता है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट जो है वो उस डेफिनेशन के प्रॉपर्टी को, उस डेफिनेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, दैट इज ऑल, राइट। सो दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है, बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, स्पेस वगैरह भी कम करना था इसलिए मतलब नहीं लिखा है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब क्या है कि जैसे कोई दो एलिमेंट जो हैं, मतलब कि जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। और दो अगर सिमिलर एलिमेंट है, एक जैसा अगर एलिमेंट है, मान लिया 1 और 1 है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक 1 को हटा देंगे। तो सारे एलिमेंट जो क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जैसे अगर इंडियन टीम बनानी हो तो विराट कोहली का नाम अगर 4 बार लिख देंगे तो वो 4 बार बैटिंग थोड़ी ना करेगा, करेगा तो एक ही बार। तो 4 बार लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब ये है कि कोई सा भी एलिमेंट वहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद सेट में उसके बाद फिर मतलब आता है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये रिप्रेजेंटेशन इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रोस्टर फॉर्म और एक होता है बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, ये पांचों एलिमेंट को इंडिविजुअली मतलब मैंने लिखा है, और इसको पेयर ऑफ करली ब्रैकेट, ठीक है, जो करली ब्रैकेट है उसमें इसको इनक्लोज करते हैं, और दो एलिमेंट्स के बीच में एक कॉमा रखते हैं, जिससे पता चले कि हाँ ये दूसरा एलिमेंट है। दोनों दो एलिमेंट को सेपरेट किया किससे किया जाता है, कॉमा से। ठीक है, कॉमा से सेपरेट और ब्रैकेट में रखा जाता है, करली ब्रैकेट में, और ईच एलिमेंट्स एनलिस्टेड इंडिविजुअली, दैट इज रोस्टर मेथड। बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, दूसरा मेथड बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में ये होता है कि उन्हीं सारे एलिमेंट की एक कॉमन प्रॉपर्टी के थ्रू एलिमेंट्स को डिफाइन किया जाता है, राइट।
उसके लिखने का तरीका, इसको भी फिर करली ब्रैकेट में रखेंगे, सेट जब भी होगा करली ब्रैकेट में होगा, ठीक है, कोई और दूसरा ब्रैकेट यूज़ नहीं किया जा सकता है। बस बिल्डर फॉर्म में ये है कि एक प्रॉपर्टी, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सब में कॉमन हो, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और फिर उस प्रॉपर्टी को हम लोग वहाँ पे मेंशन करते हैं और एलिमेंट को वो प्रॉपर्टी उस तरीके से असाइन करके उसको फाइंड किया जाता है। जैसे यहाँ पे इसी चीज़ को, अब इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 क्या है, मतलब कुछ देखो उसमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी हो रही है, तो कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो सारे क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो अब उसको लिख दिया है कि x क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। जब नेचुरल नंबर बोलेंगे तो वो तो 5 के बाद भी जा सकता है, 5 6 7 8 9 10 ये सारा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने इसी का रोस्टर फॉर्म, इसी का बिल्डर फॉर्म लिखा है, राइट। तो इसी का बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसी का बिल्डर फॉर्म जो है एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये बिल्डर फॉर्म हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हो गया, दो तरीके से करते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या क्या होता है, सबसे पहले एक फाइनाइट सेट है, उसके बाद इनफाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट में मैंने दो कैटेगरी बनाया है, एक है नल सेट और एक है सिंगलटन सेट, ठीक है। मतलब और भी फाइनाइट सेट में नल सेट, सिंगलटन सेट और इनफाइनाइट सेट, ये ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो फाइनाइट होंगे। फाइनाइट का मतलब जिनको काउंट किया जा सके, जब काउंटिंग शुरू करें तो काउंटिंग कहीं ना कहीं जाकर के ख़त्म हो। जैसे मैंने अगर पूछा है कि नेचुरल नंबर को काउंट करना शुरू करो 1 से, कभी तुम्हें लगता है कि तुम उसको ख़त्म कर पाओगे गिनती को, नहीं, कभी नहीं ख़त्म कर पाओगे। सो वो किस में चला जाएगा, वो इनफाइनाइट सेट में चला जाएगा। जबकि फाइनाइट सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब शायद उसमें 1000 10 लाख 1 मिलियन 1 बिलियन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन होगा वो, तब भी उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे काउंटिंग ख़त्म नहीं हो, गिन रहे हैं, गिनते चले जा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी निकल जा रही है, उसके बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट सेट में चला जाएगा। अब इसको भी मैंने लिखा है यहाँ पे, बिल्डर फॉर्म में लिखा है। बिल्डर फॉर्म में लिखना आसान होता है और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा भी लगता है कि मैथमेटिक्स आती है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन इक्वल टू 10। सो डेफिनेटली यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 10 एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेचुरल नंबर है, लेस देन इक्वल टू 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरीके से इनफाइनाइट सेट में क्या लिखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं रखा है, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्री रखा था n लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे बाउंड्री नहीं रखा है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। अब फाइनाइट सेट में फिर एक नल सेट आता है। नल सेट क्या है, नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट, वॉइड सेट कुछ भी बोलते हैं। नल सेट नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें कोई सा भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। तो नल सेट को या तो ऐसे एम्प्टी पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट या फिर फाई, फाई उसका सिंबल है नल सेट का, ठीक है। एक फाई, सिर्फ फाई लिखना होगा। अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर इसको इसमें लिखा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखना है, या तो फाई लिखो या फिर एम्प्टी पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट लिखो, ठीक है। तो ये नल सेट हो गया। सिंगलटन सेट, जैसे अब यहाँ पर भी नाम से पता चल रहा है, ठीक है, सिंगलटन सेट का मतलब क्या होगा, सिंगल, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिंगलटन सेट में एक एग्जाम्पल के रूप में बस 1 लिख रखा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैंने अगर बोला है इवन प्राइम नंबर, तो क्या होगा, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक एलिमेंट उसमें होगा, कौन सा एलिमेंट होगा, वो 2 होगा, तो वो सिंगलटन सेट हो गया, जिसमें मतलब कि सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे अभी मैंने पूछा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसमें 2 एलिमेंट आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। किसी भी टाइम पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। सो फिलहाल में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। सो इट इज़ सिंगलटन सेट, ठीक है। अगर सारे प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेंगे तो फिर वो शुरू से आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आगे जहाँ अभी तक है, ठीक है। लेकिन अब वो सिंगलटन सेट नहीं बनेगा, वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर इसको अगर कोई सेट ए है तो उसके कार्डिनल नंबर को डिनोट करते हैं एन ए से, एन ऑफ ए, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए, राइट। होता क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अभी डिस्टिंक्ट पे हमने चर्चा किया था कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। एक एलिमेंट अगर गलती से 2 बार लिखा भी जा चुका है ना, तो काउंट उसको एक बार ही करेंगे। काउंटिंग करते समय वो सावधानी बरतनी पड़ेगी कि किसी एक एलिमेंट को 2 बार काउंट ना कर लें अगर उसका डुप्लीकेट वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। जैसे नल सेट का कार्डिनल नंबर 0 हो जाएगा, सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर 1 हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर इन्फिनिटी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। हालांकि उसके लिए कार्डिनल नंबर का उतना कोई सेंस बनता नहीं है। कार्डिनल नंबर इज यूजफुल और मीनिंगफुल ओनली फॉर फाइनाइट सेट, ओके। जो यहाँ पे लिखा है मैंने, फाइनाइट सेट के लिए वो उसका मीनिंग ज़्यादा मतलब बनता है।
फिर उसके बाद कार्डिनल नंबर के बेसिस पे सेट को दो तरीके से मतलब क्लासिफाई किया जा सकता है। एक जो है इक्विवेलेंट सेट है और दूसरा जो है इक्वल सेट है। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, अरे क्या लिख दिया मैंने, 1 2 3, राइट, 1 2 3 3, और बी एक सेट लिखा है हमने ए बी सी, ठीक है। तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, एक में 1 2 3 है, एक में ए बी सी है, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ देखना है क्या चीज़, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दो सेट्स। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, अगर कार्डिनल नंबर इक्वल है तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इक्वल सेट क्या है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, ए और बी आर इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद इक्वल सेट किसको बोलते हैं, इक्वल सेट बेसिकली दोनों सेट सेम सेट ही होते हैं, दैट्स ऑल। अगर इजी अंडरस्टैंडिंग करना हो तो बस यही है कि दोनों सेट सेम ही सेट हैं। अब यहाँ पे ए लिख दिया 1 2 3 और एक सी लिख दिया मैंने, सी इज इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया 2 3 1, ठीक है। तो अभी ए और सी दोनों इक्वल सेट है, मतलब इक्वल सेट का मतलब क्या है, दोनों सेम ही सेट हैं। नाम अलग अलग दे दिया जाए तो सिर्फ नाम अलग होता है लेकिन सेट इक्वल ही हो जाता है। यहाँ पे ए इक्वल्स टू सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिखा, यहाँ पे 2 3 1 लिखा। तो सेट में जब भी हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हम लोग उसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 इज सेम एज 5 4 3 2 1, ठीक है, उसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। किसी की मर्जी हो तो पहले 1 3 5 लिखे, उसके बाद 2 4 लिखे, कोई रैंडम ऑर्डर में लिख ले, कोई ऑर्डर का कोई सेंस नहीं है, किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, बस एलिमेंट्स वो सारे होने चाहिए, ठीक है। सो ये इक्वल सेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स एंड कार्डिनल नंबर के बेसिस पे इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट, राइट। अभी आते हैं अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड इज हियर कुछ सबसेट और इन सब के बारे में बात करनी है। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट बेसिकली यहाँ पे क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, ठीक है, ए का अगर सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर एन ए, एन ए के बारे में भी बताया था, कार्डिनल नंबर। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू द पावर एन ए इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। उसके बाद एक और से पावर सेट, व्हाट इज पावर सेट, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए ऑफ ए सेट, राइट। पावर सेट क्या है, पावर सेट अपने आप में एक सेट है, उस सेट में क्या होगा, उस सेट में वो किसका पावर सेट है, ए अगर कोई सेट है, मान लिया कि ए अगर सेट है, ए इज़ वन सेट, तो इसमें एलिमेंट जो है 1 2 3, मान लिया कि उसके एलिमेंट 1 2 3 है, ठीक है। तो अब उसका सारा सबसेट हम लोग को 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू, अभी बताया था 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए, राइट, एन ए। सो 2 टू द पावर 3, नंबर ऑफ सबसेट 8 हो जाएगा। अब सबसेट्स कौन कौन से बन रहे हैं, सबसे पहला जो है वो नल सेट एक सबसेट है। अभी देखो मैंने आगे यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो ये 3 प्रॉपर्टी जो लिखा है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड नो सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे क्या है। पहले यहाँ पे सबसेट पे आते हैं कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जब यहाँ पे सबसेट लिख रहे हैं तो सबसे पहले नल सेट लिख लिया, 5 लिख लिया, उसके बाद एक सेट 1 बनेगा, फिर एक सबसेट सबसेट 2 बनेगा, फिर एक सबसेट 3 बनेगा, फिर एक सबसेट 1 2 बनेगा, एक सबसेट 1 3 बनेगा, एक सबसेट 2 3 बनेगा, और एक सबसेट 1 2 3 बनेगा, 1 2 3, ठीक है, ये बन रहा है। तो बेसिकली सारे सबसेट लिखना है यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 हो गया है, 2 टू द पावर 3 1 2 3, ये आखिरी सबसेट है, ठीक है। अब इन्हीं सभी सबसेट को एक सेट बना दो, इन्हीं सारे सबसेट का एक सेट बना दो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, P ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। पावर सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो यहाँ पे एक सेट ए था, उसके नंबर ऑफ सबसेट 8 हैं, 2 पावर 3। सबसेट कौन कौन सा है, नल सेट 1
2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3, और इन सारे एलिमेंट्स का एक सेट बना दिया, इन सारे को एक करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो अभी एक नया सेट बन गया। सो पावर सेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। पावर सेट के अंदर में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे सेट्स होते हैं, वो किसके सबसेट होते हैं, ए के। ठीक है, तो ये पावर सेट हो गया। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, उतने ही एलिमेंट जितने ए के सबसेट्स होंगे। सो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। पावर सेट ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज हाउ मच, 2 टू द पावर 3 8 इस वाले केस में। ठीक है, अब यहाँ पे 3 जो पॉइंट लिखा था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्या कोई भी सेट खुद का सबसेट हो सकता है? तो सबसेट का डेफिनेशन अगर देखते हैं तो बोलता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी। तो ए का सारा एलिमेंट तो ए में प्रेजेंट है ही, तो ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट्स व्हाई एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा बोला है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो है किसी भी सेट का सबसेट है, नल सेट। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है नो सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसके पहले हमें समझना पड़ेगा प्रॉपर सबसेट क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट इन बी, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब कि ए एक सेट है और बी दूसरा सेट है। ठीक है, तो ए का सारा एलिमेंट बी में अगर प्रेजेंट है और उसके अलावा बी में एक और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि ए में नहीं है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, ठीक है, लेकिन बी में कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में ए इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि वो उसमें जाके पूरी तरह से फिट हो जाए। ठीक है, फिट हो जाए और उसके बाद कुछ अलग से स्पेस भी बन रहा हो। प्रॉपर सबसेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अगर बी है और ये अगर ए है, ए को बी के कंप्लीटली इनसाइड आना चाहिए। ठीक है, वो अगर ओवरलैप हो रहा है तो प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ सबसेट होगा। राइट, ए इज अ सबसेट ऑफ ए बट ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ओके, ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है, ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी में ए के सारे एलिमेंट के अलावा बी में एक और एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ए में प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। तो अब बताओ कि नो सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये तो सही हो गया ना। कोई भी सेट अपने आप का खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, सिर्फ क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। अब उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं सबसेट की। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज मतलब सारा एक जगह, मतलब इसी वीडियो में एक कलेक्शन में सब कुछ मिल जाएगा, इसी में सारा कलेक्शन हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, ए इज अ सबसेट। अच्छा देखो एक चीज और बता दूं कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल है वो ऐसा होता है इस तरीके से, दिस इज प्रॉपर सबसेट एंड दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट। ये जस्ट जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि लेस देन और लेस देन इक्वल टू, तो जब नीचे में ये वाला बार है इस तरीके से लाइन जो है, ये इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैंने बोला है, अगर इस तरीके से मैं लिखना चाहूँ, किस तरीके से लिखना चाहूँ, अगर मैंने ये लिखा है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ये सही होगा गलत होगा, ये तो गलत हो गया, लेकिन ये लिखा जा सकता है ए इज सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट हो जाएगा। ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इधर प्रॉपर सबसेट ऑफ ए और ए इज इक्वल टू ए, सॉरी बी, नहीं ठीक, तो ये तो ठीक ही है। ठीक है, तो ए नो सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ बट ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आई होप इट इज क्लियर। अब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की अगर बात करें तो ये 2 टू द पावर n माइनस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी 1 2 3 ये वाला सेट जो है ये ए का प्रॉपर सबसेट तो नहीं होगा, ये सिर्फ सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट कौन कौन से हो रहे हैं, 5 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 1 2 1 3 2 3, ये सारे प्रॉपर सबसेट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला लास्ट वाला जो है प्रॉपर सबसेट नहीं है ए का। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर n a माइनस 1, एक घटा दिया गया, किसको घटा दिया गया, जो खुद जो सेट था, जो खुद का सबसेट है, खुद का सेट, खुद का सबसेट जो है उसको हटा दिया गया। सो 2 टू द पावर n a माइनस 1, ये हो गया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब उसके बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यूनिवर्सल सेट है क्या। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या कि दुनिया के सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सल सेट का मतलब यह है, यूनिवर्सल सेट इज़ हाईली कॉन्टेक्चुअल, प्योरली कॉन्टेक्चुअल। हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो जितनी भी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो सारे का कलेक्शन जो है यूनिवर्सल सेट बनाता है। जैसे मान लिया अपने पास, हमें सिर्फ 3 सेट के बारे में डिस्कस करना है। मान लिया कि पहला सेट जो है मतलब कि नेचुरल नंबर अप टू 100, दूसरा सेट जो है मल्टीपल ऑफ 5 अप टू 100, और तीसरा सेट जो है मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 100 एंड 200। मान लिया ये 3 सेट मैंने लिखा है,
3 सेट बोला है, ठीक है। इन्हीं तीनों सेट के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा इन तीनों का, इन तीनों में जितने भी एलिमेंट्स हो रहे हैं सारे एलिमेंट्स को लेकर के एक बड़ा सा सेट बना दिया गया है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो उसका यूनिवर्सल सेट कितने एलिमेंट्स उसमें हो जाएंगे, 26 एलिमेंट्स, ABCD अप टू XYZ, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट कुछ है नहीं वैसा कि मतलब कि उसमें सारे कलेक्शन हो जाएंगे, सब कुछ लेकर के आना पड़ेगा, नहीं। हम लोग जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस डिस्कशन से रिलेटेड जितने भी सेट्स बन रहे हैं उन सभी का क्या करना है, सारे कलेक्शन करने हैं, ठीक है। तो वही यूनिवर्सल सेट है, इसको जनरली यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल यू से। आगे कुछ और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जानने के पहले यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट और यूनिवर्सल साथ में चलते हैं। जब यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तो फिर कॉम्प्लीमेंट का कोई मतलब कॉम्प्लीमेंट हम लोग नहीं बता सकते हैं। इसलिए पहले मैंने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, पहले मैंने यूनिवर्सल सेट डिस्कस किया है, अब उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है कि यू जो है यूनिवर्सल सेट है और ए उसका कोई एक सबसेट है मान लिया, ठीक है। तो ए सबसेट है तो यू में से ए को हटा दो, ठीक है। यू में से ए को हटा दिया तो बाकी जो एलिमेंट बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि डिफरेंस ऑफ सेट अभी नहीं बताया है, डिफरेंस ऑफ सेट अभी देखो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ कर लिया है मैंने, बट कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए कॉम्प्लीमेंट को लिखा जा रहा है यू माइनस ए, तो यू ये पूरा मतलब ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। अब उसमें से ए जो ये मतलब ओवल शेप जो इनसाइड में है वाइट कलर का, उसको वहाँ से निकाल दो, हटा दो, तो जो अब बच गया है वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, और जो इस वाले कलर में है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ रेक्टेंगल में, जो इस कलर में है वही ए कॉम्प्लीमेंट है, वाइट वाला नहीं है, ठीक है। सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट। इसको बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एक्स जो है यू में तो होना चाहिए लेकिन एक्स ए में नहीं होना चाहिए। अभी बताओ अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट किया है तो एक्स बिलोंग्स टू ए बनेगा, यस बनेगा, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। मैंने अगर यहाँ पे पॉइंट किया है तो यहाँ पे ये ए को बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो ए को तो बिलोंग नहीं करना चाहिए, लेकिन यू को बिलोंग कर रहा है क्या, हाँ यू को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट जो है किसका है, ए कॉम्प्लीमेंट का है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट वो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर नल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ठीक है, इसको अभी पहले बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट्स, क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन अभी डिस्कस नहीं किया है, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख दिया है। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट जो है यूनिवर्सल सेट के बाद डिस्कस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिख दिया है। पहले इसको डिस्कस कर लेते, उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार आ जाएंगे, 1 मिनट के लिए समझा देंगे। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है, ए यूनियन बी, इसको लिखा जाता है, दो सेट है ए और बी, तो उसका यूनियन ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं, और इसको सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी ऐसे लिखा जाता है। मतलब जो a में है या जो b में है सबको कलेक्ट करके एक नया सेट बना लिया, वो क्या हो गया, a यूनियन b हो गया। बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे और है, इस बात को ध्यान देना, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्कल जो है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल b को रिप्रेजेंट कर रहा है, और a यूनियन b जो है मतलब पूरा दोनों सर्कल का जो पार्ट है ज्वाइंटली उसको रिप्रेजेंट कराते हैं। यहाँ पे ए यूनियन भी ये हो गया, बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में यहाँ पे ये वाला ये पार्ट मैंने कलर नहीं किया, अभी फिल कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये बन जाएगा, दिस वन येलो पार्ट जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, वैसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है, ए और बी, और हिंदी वाला, ठीक है, इंग्लिश वाला और नहीं। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ए एंड बी बोलेंगे, विच इज़ प्रेजेंट इन ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर भी येलो कलर ही कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे येलो किया है, तो ठीक है। चलो, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बिल्डर फॉर्म में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, बिल्डर फॉर्म वो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और लिखा हुआ था, यहाँ पे एंड, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यूनियन और इंटरसेक्शन में, ठीक है।
जब यूनियन लिखेंगे तो और लिखेंगे, जब इंटरसेक्शन लिखेंगे तो एंड लिखेंगे। एंड का मतलब दोनों एक साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला भी ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट हो गया, जो कॉमन पार्ट हो गया ए इंटरसेक्शन बी, राइट। उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स आता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या है, ए माइनस बी है और एक बी माइनस ए है, ठीक है। तो ए माइनस बी में क्या होता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में मैंने बता रखा है कि ए में से जो बी का पार्ट है अगर कुछ ओवरलैप हो रहा है तो उसको हटाना है। तो इसलिए ए तो, हालांकि ये वाला पार्ट भी ऐसे हो रहा था, कुछ ए ऐसे बनता, ठीक है, ये वाला पार्ट भी ए का होता, लेकिन अब वो बी के साथ ओवरलैप कर रहा है तो उसको हटा दिया गया, तो ए माइनस बी ये हो गया। बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स को ए में तो बिलोंग करना चाहिए और साथ ही साथ एक्स को बी में नहीं बिलोंग करना चाहिए। तो ज़रा बताओ तो, अगर मैंने पेन का टिप यहाँ पे रखा है तो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है क्या, एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए माइनस बी को बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे अगर पुट किया, यहाँ पे फिंगर अगर ये पेन का टिप अगर यहाँ पुट किया है तो बताओ एक्स बिलोंग्स टू ए हो रहा है क्या, हाँ वो तो हो रहा है, लेकिन बोल रहा है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो उसको ट्रू हो रहा है क्या, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी ये ट्रू हो रहा है क्या, वो ट्रू नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है जहाँ पे अभी मतलब मैंने रखा है पेन का टिप, वो ए माइनस बी में नहीं आएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये ए को बिलोंग कर रहा है क्या, यस कर रहा है। बी को बिलोंग नहीं कर रहा है क्या, हाँ बी को नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ए माइनस बी का पार्ट होगा, ठीक है। तो ए माइनस बी ये वाला पार्ट हो गया जो मैरून कलर में दिख रहा है, मैरून या रेड जो भी कलर है, ठीक है। तो ए माइनस बी, वैसे इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। चलो इसको ब्रैकेट में ऐसे कर दिया है दिस, ठीक है। ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया गया तो वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। उसी तरीके से बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया तो क्या हो जाएगा, वो बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ नहीं है, उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस ये कुछ नहीं है। सिमेट्रिक डिफरेंस में सिर्फ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। इसको हम लोग ए डेल्टा बी से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस को ए डेल्टा बी, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी देखो तो ए यूनियन बी तो मतलब ये दोनों सर्कल वाला पार्ट है, अब उसमें से घटाना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला पार्ट घट जाएगा जो अभी मैं शेड कर रहा हूँ, जिसको येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट हट जाएगा। तो जो पार्ट बचेगा मैरून कलर वाला वो क्या हो जाएगा, ए डेल्टा बी हो जाएगा। ए डेल्टा बी इज बेसिकली ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो ए माइनस बी तो अभी यहाँ पे ये दिख रहा है इधर वाला, मतलब जो क्रेसेंट मून टाइप का दिख रहा है, फिर बी माइनस ए इधर वाला क्रेसेंट मून दिखेगा, ठीक है। तो उन दोनों को ले लिया गया है और बीच वाले पार्ट को छोड़ दिया गया, तो वो क्या हो जाएगा, ए डेल्टा बी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए लिख दें, या फिर लिख दें क्या, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा जो प्रॉपर्टीज़ है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट वो क्या बना देगा, देखो तो ए तो अपने पास ये वाला है और ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला है। अभी यूनियन बता रखा है कि दोनों को ले लिया जाएगा, ठीक है, जो ए में है जो बी में है सबको ले लो, ए वाले को भी ले लो बी वाले को भी ले लो। तो अभी यहाँ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखो तो ए ये वाला है वाइट वाला पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला पार्ट है, वो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर से ए में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर फाई का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। एक तो ये वाला सर्किल वाला पार्ट है और एक है सर्किल से बाहर और रेक्टेंगल के अंदर वाला पार्ट है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होता है, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये स्लाइड कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स में क्या है, क्या क्या है, सबसे पहले आइडेम्पोटेंट लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, डीमॉर्गन्स लॉ है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये 6 लॉज हैं, इनको देखते हैं एक एक करके। क्या है आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए का अगर खुद के साथ अगर यूनियन लिया जाएगा या खुद के साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ याद रखने वाली चीज़ है, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए, ठीक है। ये दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। उसके बाद आते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या है, ए यूनियन फाई, ए का अगर फाई के साथ, आइडेंटिटी बेसिकली हम लोग नंबर में पढ़ते हैं ना, नंबर में कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, हमें किसी नंबर में कुछ एक ऐसा नंबर जोड़ो कि नंबर चेंज ना हो, राइट। जैसे 5 में क्या जोड़ें कि नंबर चेंज नहीं हो, 5 में 0 जोड़ेंगे तो नंबर चेंज नहीं होगा, तो 0 क्या होगा, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर चेंज नहीं होगा, 10 इंटू 1 इज 10 ओनली, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि ए का हम किसके साथ यूनियन लें कि ए ही रह जाए।
तो ए का अगर नल सेट के साथ यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ही रह जाएगा। फिर ए का हम लोग किसके साथ इंटरसेक्शन लें कि ए ही रह जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन ए इज ए इंटरसेक्शन फाई। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अभी इस पे आते हैं। ए इंटरसेक्शन फाई इज फाई, एक सेकेंड इसको चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ए इंटरसेक्शन दिस इज फाई। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन यू इक्वल्स टू व्हाट, यू। ए का यूनियन लेंगे यू के साथ तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और ए का इंटरसेक्शन लेंगे यू के साथ तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो दिस इज दीज ऑल आर व्हाट, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, बहुत ही ईजी है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। जैसे एडिशन में करते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, उसी तरीके से यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। वही काम इंटरसेक्शन के लिए भी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए एंड ए डेल्टा बी इक्वल्स टू बी डेल्टा ए। सो दीज थ्री फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डेल्टा, सिमेट्रिक डिफरेंस। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। डिफरेंस ऑफ सेट्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं, ट्रू नहीं करता है। ठीक है, डजंट होल्ड ट्रू इन केस ऑफ डिफरेंस, सिर्फ यूनियन, इंटरसेक्शन और डेल्टा में करेगा। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिव में ए यूनियन बी यूनियन सी, ब्रैकेट कहीं पर भी लगा दो, जैसे हम लोग करते हैं ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहले एक्स और वाई में ब्रैकेट लगाया, फिर दूसरे साइड में वाई और जेड में ब्रैकेट लगाया, दोनों साइड भी तब क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर ही ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो पहले ए और बी पे ब्रैकेट लगा हुआ है और इधर में बी और सी पे ब्रैकेट लगा, तो भी मतलब कि यूनियन चेंज नहीं होगा तीनों का। ठीक है, वही काम इंटरसेक्शन के लिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ए और बी पे इंटरसेक्शन वो ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर उसके बाद बी और सी पे लगा हुआ है, तो भी दोनों क्या होगा, सेम रहेगा। फिर वही काम डेल्टा के लिए भी किया जा सकता है। सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। ओके, एसोसिएटिव लॉ बेसिकली 3 सेट्स के लिए होता है। एसोसिएटिव लॉ नंबर में भी मतलब कि 3 नंबर के लिए होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे 3 सेट्स के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, जैसे हम लोग करते हैं ना, एक्स इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्स वाई प्लस एक्स जेड लिखते हैं, तो बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी है। जैसे यहाँ पे वाई प्लस जेड जो है ब्रैकेट में है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है हम लोग को, तो माइनस भी यहाँ कर दिया, तो वही काम यहाँ पर भी है। जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो अब इसको अगर ब्रैकेट कर ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए जो है बी के साथ यूनियन देगा, और ये जो इंटरसेक्शन जो ब्रैकेट के अंदर में, वो इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से ए यूनियन सी, जैसे यहाँ पे है बिल्कुल वैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ एक्स इंटू वाई किया है, फिर प्लस माइनस बीच में, फिर एक्स इंटू जेड किया है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन ओवर डेल्टा। तो ये 3 लॉज हैं। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी। तो अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और डेल्टा जो ब्रैकेट में है वो दोनों को अब ज्वाइन करेगा, इससे ए इंटरसेक्शन सी से, ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जस्ट जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं नंबर्स में एक्स इंटू वाई प्लस माइनस जेड। ठीक है, उसी तरीके से। अच्छा देखो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे अगर हम लिख सकते हैं कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स इंटू वाई इंटू एक्स इंटू जेड, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना ये तो फिर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू मल्टीप्लिकेशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वैसे ही हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर करते हैं, मान लिया अगर ये किया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करा सकते हैं क्या, ये भी गलत हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड ऐसे लिखना तो मतलब बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ को हम लोग नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है, ये गलत चीज़ है, रॉन्ग है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली ये 3 है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन ओवर सिमेट्रिक डिफरेंस। इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। अब एक डी मॉर्गन्स लॉ है, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे इस कॉम्प्लीमेंट को तीनों पे डालेंगे, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, और यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन बन जाएगा।
और वही काम यहाँ पर भी, जैसे इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रैकेट ओपन करके तीनों पे डालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, और इंटरसेक्शन जो है क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन सबको देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या है, ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये सब यूज़ होता है। अगर मतलब ये सारे रूल्स, ये सारी प्रॉपर्टीज़ अगर याद है और प्रॉब्लम में जो यूज़ करने वाला है वो अगर क्लिक कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। यहाँ पे क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इनफैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए अगर प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए यूनियन बी इज बी। अभी देखो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट मैंने बताया था कि बिल्कुल अंदर में होना चाहिए, तो प्रॉपर सबसेट अगर यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं, ये देखो ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए पूरी तरह से बी के इनसाइड है, तो बताओ तो ए यूनियन बी बी ही बन जाएगा। ए यूनियन बी तो बी ही बन जाएगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और ए पूरी तरह से बी के अंदर में, तो ए यूनियन बी तो बी ही बन जाएगा। तो इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन दिस विल इम्प्लाई ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा। अभी देखो यहाँ पे इसी डायग्राम से पता चल जाएगा कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी तो सिर्फ यही वाला पार्ट बनेगा ना। ठीक है, सिर्फ यही ऐसा है जो कि दोनों में प्रेजेंट है। तो दूसरा रूल ये हो गया। तीसरा फिर ए माइनस बी, ये तो बस पहले भी बता रखा है मैंने, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, पहले भी बता रखा है। फिर बी माइनस ए उसी का मतलब जस्ट रिवर्स है, बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको क्या है ये देखो, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक सेट ये बना है, एक सेट ये बना है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए माइनस बी तो अपने पास क्या है, ये वाला पार्ट हो रहा है, दिस इज ए माइनस बी, अभी बताया मैंने। और ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी या ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दिस पार्ट है। अभी इन दोनों का यूनियन ले लिया तो क्या बन गया, ए बना दिया, देखो तो पूरा ए बन गया, ये पूरा पूरा। ठीक है, तो ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी, ए माइनस बी इज वॉट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब है, इसको वेन डायग्राम में अगर समझते हैं, वेन डायग्राम मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, थोड़ा बहुत तो तुम लोगों को पता होगा ही। दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए माइनस बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोलने का मतलब कि वैसा एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है और साथ ही साथ बी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ए में प्रेजेंट है और बी में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो तो यही वाला पार्ट हो गया ना, तो ये ए माइनस बी तो बन रहा है ना। तो कई बार ए माइनस बी को ऐसे लिखना पड़ेगा या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखना पड़ेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये इंटर कन्वर्जन जो है क्या है, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जानना ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए में प्रेजेंट है, और इंटरसेक्शन का मतलब और होता है, हिंदी वाला और। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो एंड। सो ए एंड बी नॉट, मतलब ए में प्रेजेंट है बट नॉट प्रेजेंट इन बी, तो कौन सा बनेगा, देखो तो प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, ये तो ए माइनस बी ही बन जाएगा। तो इस तरीके से समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर ये याद है तो प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, याद नहीं है तो फिर मतलब मुश्किल होती है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ कि क्या बोला है वहाँ पे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अभी कॉम्प्लीमेंट की बात है तो मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट जब भी आएगा तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के बिना हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इसको ए बना दिया और ये बी हो गया, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब इसमें मैंने एक यूनिवर्सल सेट ये बना दिया है, तो दिस इज़ बी एंड दिस इज़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो बी के बाहर वाला है। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट ए के बाहर वाला है, तो बड़ा कौन सा एरिया बन रहा है, आई थिंक ए कॉम्प्लीमेंट वाला एरिया बड़ा बन रहा है, और ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो पूरी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट को अपने में इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो प्रॉपर्टी है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी दिस विल इम्प्लाई बी कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसको अभी वेन डायग्राम से यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश किया है, आई होप इट इज़ क्लियर। खुद से भी करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद
ए माइनस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, इसको भी याद करना पड़ेगा। ए माइनस बी को बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट कई बार लिखते हैं, कई बार क्या मतलब कि जब ज़रूरत होगी तब ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी माइनस ए के बराबर है तो ये क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी के बराबर होगा। ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल तभी हो सकते हैं जब ए और बी दोनों इक्वल हो, ठीक है। इक्वल का मतलब सेमी सेट, तो ए माइनस बी क्या बन जाएगा उस केस में, 5 बन जाएगा। सिर्फ उसी केस में ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों अगर इक्वल है तो भी ये पॉसिबल तभी होगा जब ए और बी दोनों इक्वल है, ठीक है। इसके अलावा और किसी केस में पॉसिबल नहीं हो। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको सारी प्रॉपर्टीज़ एक जगह मिल जाए ऐसा पॉसिबल, बहुत मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मतलब हाँ ईजिली पॉसिबल नहीं है, ईजिली अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टी जो भी इंपॉर्टेंट है सब रखने की कोशिश की गई है, राइट। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, थियरम्स ऑन कार्डिनल नंबर, राइट। सो थियरम्स ऑन कार्डिनल नंबर में क्या है, हम लोग 2 और 3 सेट के लिए 2 थियरम है, एक 2 सेट के लिए एक 3 सेट के लिए। बहुत ही सिंपल है। फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, सबको पता है, ठीक है। फिर फॉर 3 सेट्स ए बी सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज व्हाट, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सब तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ये सारे थियरम्स जो है प्रॉब्लम में यूज़ होते हैं, तो इसको तो याद रखना पड़ेगा जिससे कि हम लोग यूज़ कर पाएँ। अभी यहाँ पे मैंने एक वेन डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये जितने भी मतलब वेन डायग्राम में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मतलब मैंने कहीं पे शायद मेंशन नहीं किया है वेन डायग्राम। बेसिकली वेन डायग्राम, ये सारा डायग्राम जो मैंने बनाया ना, ये सारा वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम इज बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ठीक है। किसी भी सेट को अगर पिक्चर के थ्रू हम लोग अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम उसको बोलते हैं, राइट। तो ये सारा जो है वेन डायग्राम्स मैंने एक्सप्लेन किया है, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है वेन डायग्राम में। तो अभी यहाँ पे ये देखो, ये ए यूनियन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम है, राइट। अब इसमें ए सेट ये वाला है, बी ये वाला है और सी ये वाला है। यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं बताना चाहूँगा क्या है। जैसे ये वाला सेट जो है ये ए है, ये सर्कल ए सेट है, ये सर्कल बी सेट है, ये सर्कल सी सेट है। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये चीज़ जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन मैंने बोला है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है कि द वन विच इज़ प्रेजेंट इन ए एज वेल एज बी एज वेल एज इन सी, मतलब तीनों में प्रेजेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से समझो, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस पर 5 मिनट डिस्कस करेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है कई बार, अदरवाइज लोगों को समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करने के लिए देखो, हाँ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है और सी में भी प्रेजेंट है। अभी देखो तो ये मैं बना रहा हूँ दिस दिस एंड दिस, तो ये क्या ए में और बी में सी में तीनों में प्रेजेंट है, नहीं। ये है नहीं, तो कहाँ पे प्रेजेंट है तीनों, ये दिस पोर्शन। सो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से, ठीक है। अभी ये ए है, ये बी है और ये सी है। जरा बताओ ये वाला पोर्शन जो है, इसको मैं वाइट से कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, इसके बारे में क्या बोला जा सकता है, इसके बारे में बोला जा सकता है कि ये जो है वैसा एलिमेंट है जो ए में, सॉरी जो सी में प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ सी में प्रेजेंट है, ना तो ए में है ना तो बी में है, सिर्फ और सिर्फ सी में प्रेजेंट है। तो इसको यूनियन इंटरसेक्शन मतलब उस फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। देखो इसको अगर लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे, अच्छा ये प्रेजेंट किस में है, सी में प्रेजेंट है, सी लिख दिया, इंटरसेक्शन। और प्रेजेंट किस में नहीं है भाई, सी में तो प्रेजेंट है लेकिन ए में प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो ए नॉट, कॉम्प्लीमेंट को ए नॉट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं कि ए में नहीं है, सी में है, एंड ए में नहीं है, एंड बी में नहीं है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब उसी तरीके से इस वाले पार्ट को अगर मैं पूछता हूँ, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को, तो सोच करके बताओ क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो है बी और सी दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन ए वाले पार्ट में, ए वाले सर्किल में ये वाला पार्ट नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा ए में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब नॉट इन ए, ए नॉट, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और हिंदी वाला, और हिंदी वाला, और ठीक है। बी में प्रेजेंट है, हाँ बी में प्रेजेंट है,
और हिंदी वाला और सी में प्रेजेंट है, हाँ सी में भी प्रेजेंट है, तो हो गया ये इस रीजन को क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 7 रीजन बन रहे हैं, 7 रीजन, उन सारे 7 रीजन को यहाँ पर मैंने शो किया है। तो ये वाला ए में प्रेजेंट है लेकिन बी और सी में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट। ठीक है, तो ये 7 रीजन। अच्छा, एक और ये सबसे बाहर वाला जो है, यहाँ पे मैंने ये नहीं बनाया था, ठीक है, अब यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये एक यूनिवर्सल सेट बना दिया है। तो अब बताओ इन तीनों सर्कल के बाहर में जो है, मान लिया ये वाला रीजन है, इसको कोई एलिमेंट यहाँ पे, तो इसको हम लोग कैसे, मतलब ये कौन से सेट में आएगा, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे कि भाई ये ए में प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो ए में प्रेजेंट नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी में प्रेजेंट है क्या, नहीं, बी में भी प्रेजेंट नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और सी में भी प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये बाहर वाला तीनों सर्कल के बाहर में जो है क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये 3 सेट के लिए हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे है फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, कुछ मतलब रिजल्ट लिखा हुआ है, कुछ रिजल्ट लिखा हुआ है, उस रिजल्ट को देख लेते हैं एक बार। तो क्या है, मैक्स एन ऑफ ए 2 सेट के लिए है। अगर 2 सेट में सेट ए और सेट बी है जिसमें एन ए का मतलब क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए अगर एक्स है और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी अगर वाई है, तो एन ए यूनियन बी जो है, एन ए यूनियन बी मैक्सिमम एक्स प्लस वाई के बराबर हो सकता है और मिनिमम एक्स और वाई में जो बड़ा है वो हो सकता है। कैसे, अभी इसको दिखाता हूं मैं, अभी इसको मैं दिखाता हूं। जैसे देखो, ए यूनियन बी मैक्सिमम एक्स प्लस वाई हो सकता है, ठीक है, एक्स प्लस वाई कब हो सकता है, जब ये ऐसा हो जाए, ए और बी, ए ये हो गया, बी ए हो गया, इसमें 5 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है, मान लिया 5 और 3 एलिमेंट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं लिख रहा हूँ, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए और बी में। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5, एन ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, 3। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, डिसजॉइंट सेट है ये दोनों, डिसजॉइंट सेट का मतलब कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इसके सारे एलिमेंट 5 एलिमेंट है और इसके 3 एलिमेंट, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इंटरसेक्शन होता तो फिर डायग्राम ऐसा बन जाता ना, वेन डायग्राम इस तरीके का बन जाता। तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया है कि मैक्सिमम कितना हो पाएगा, 5 + 3। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एन ए यूनियन बी मैक्सिमम जो कितना हो सकता है, एक्स प्लस वाई, वो किस केस में होगा, जब ए और बी दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और मिनिमम वैल्यू ए यूनियन बी के मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू वो हो सकता है, मिनिमम वैल्यू का कंडीशन क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू के लिए हमें किसी एक सेट को दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट बनाना पड़ेगा। तो उस केस में मान लिया कि ये ए है और ये बी है मान लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है दिस इज ए एंड दिस इज बी, यहाँ पे दिख रहा है कि ए जो है बड़ा सेट है, बी उसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, बी का सारा एलिमेंट जो है ए में प्रेजेंट है। तो अब इस केस में अगर ए यूनियन बी अगर करेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए तो है बड़ा है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी छोटा है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा, मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो ए यूनियन बी के मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर इसमें मान लिया 3 एलिमेंट था और इसमें 5 एलिमेंट है, ठीक है, तो ए यूनियन बी करेंगे तो ये 3 एलिमेंट तो ऑलरेडी मतलब ए में प्रेजेंट है, तो ए यूनियन बी में टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 5 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 एलिमेंट कैसे लिया है, 3,5, मैक्सिमम ऑफ 3,5 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। मैक्स 3 5 का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम जो है मतलब इन दोनों नंबर में जो मैक्सिमम वही इसका रिजल्ट होगा। वो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, कितने नंबर के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास 2 ही नंबर है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी जो है मैक्सिमम एक्स प्लस वाई होगा, किस केस में, जब दोनों डिसजॉइंट सेट है, और मिनिमम क्या होगा, एक्स और वाई में जो बड़ा होगा वही होगा। ठीक है, वो किस केस में होगा, जब छोटा वाला सेट बड़े वाला सेट के पूरी तरह से अंदर हो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, राइट। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा में एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, अब यहीं पे बिल्कुल मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 हो सकता है, किस केस में, जब ए और बी डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी के मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जो मिनिमम एक्स और वाई में होगा। अब यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर निकाला जाएगा तो मैक्सिमम तो यही आ सकता है ना, कि 3 का 3 एलिमेंट, ये तीनों पूरा बी जो सेट वो ए के अंदर में है, तो पूरा बी ही क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। ठीक है,
ये बाहर वाला बी के बाहर वाला तो आएगा नहीं इंटरसेक्शन में जो कॉमन है ए और बी में वही आएगा। तो मैक्सिमम कॉमन तो तभी हो सकता है ना जब कोई एक सेट दूसरे सेट के अंदर पूरी तरह से हो जाए, ठीक है, प्रॉपर सबसेट हो जाए। तो प्रॉपर सबसेट ही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो उस केस में मिनिमम जो दोनों में छोटा नंबर होगा वही मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी का, राइट। फिर उसके बाद ये सब तो पहले भी डिस्कस कर रखा है हमने, एन ए माइनस बी जो है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और एन ए यूनियन बी माइनस एन बी भी कर सकते हैं। एन ए कॉम्प्लीमेंट में एन यू माइनस एन ए हो जाएगा, मतलब यूनियन में से ए को हटा दो, पूरा यूनिवर्सल सेट में मान लिया कि 50 एलिमेंट है और ए में मान लिया कि 10 एलिमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में 50 माइनस 10 40 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ पहले मैंने डिस्क्राइब किया है, पहले मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, पीछे जाकर के देखना स्लाइड में, पीछे में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को एन यू माइनस एन ए लिखा है, तो यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को एन यू माइनस एन ए यूनियन बी लिख दिया है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स हैं, इन सारे रूल्स को मतलब कि लर्न करना पड़ेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर ये भी डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा फॉर्म, दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ, एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगा दिया मैंने, जो यहाँ पे लगाया है वो प्रॉपर्टी इन दोनों में लगा दिया है। यहाँ पे जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है तो एन यू माइनस एन ए कर दिया, यहाँ पे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो एन यू माइनस एन ए यूनियन बी हो गया। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन, इसी रूल को इन दोनों जगह पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, पहले डी मॉर्गन्स लॉ, उसके बाद ये वाला रूल कॉम्प्लीमेंट रूल, ठीक है। उसके बाद 3 सेट के लिए फॉर 3 सेट्स ए बी सी, 3 सेट ए बी सी के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट। अभी यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है 3 सेट के लिए, 3 सेट के लिए, वो 2 सेट के लिए भी हो सकता है, 3 सेट के लिए जैसे मतलब उन्होंने पूछा है कि प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट्स। तो अभी ज़रा यहाँ पे ध्यान दो तो कि अगर मैं पूछता हूँ कि ये मैंने बना दिया है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। तो प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट्स, तो एग्जैक्टली 2 सेट्स में प्रेजेंट हो तो कौन सा एलिमेंट होगा, वो तो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट होगा, फिर ये वाला पार्ट होगा और फिर ये वाला पार्ट होगा। ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, ये जो शेड किया है यही रीजन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट्स। बाकी कुछ भी लिया, अगर यहाँ पे लिया तो ये 3 सेट वाला हो जाएगा, यहाँ पे लिया तो एग्जैक्टली ए में प्रेजेंट है, यहाँ पे लिया तो एग्जैक्टली बी में प्रेजेंट है, यहाँ पे लिया तो ओनली सी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 सेट्स में मतलब क्या, ये और ये, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एग्जैक्टली इन 2 सेट्स, तो इसको हम लोग एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स दिस वन। कैसे किया देखो, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी कर लेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी में तो ये वाला पार्ट भी आ गया, ये वाला पार्ट अभी आ गया, ठीक है, वो पार्ट चाहिए नहीं हम लोग को, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी कर देंगे, बी इंटरसेक्शन सी किया तो फिर से ये वाला पार्ट दूसरी बार आ गया है, ठीक है, दूसरी बार आ गया जबकि वो चाहिए नहीं था। फिर उसके बाद प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए किया है, सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, सी इंटरसेक्शन ए। तो सी इंटरसेक्शन ए अगर किया तो अभी फिर सी इंटरसेक्शन ए तो ये वाला पार्ट हो रहा है दिस वन जो पहले से भी था, और फिर से ये वाला पार्ट भी आ रहा है। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये कितनी बार आ चुका है, ये वाला पार्ट 3 बार आ चुका है। एक बार ए इंटरसेक्शन बी में आया है, एक बार बी इंटरसेक्शन सी में आया, एक बार सी इंटरसेक्शन ए में आया, 3 बार आ चुका है, ठीक है। तो हमें तो ये नहीं चाहिए ना, तो फिर क्या कर देंगे, इसमें से -3 टाइम्स क्या कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यही जो है अपने पास क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट्स, ठीक है। उसी तरीके से और भी पूछा जा सकता है, तो अब उसको आप लोग खुद से करके देखिए कि अगर प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 1 सेट, तो एग्जैक्टली 1 सेट में फिर ये वाला पार्ट ले लिया जाएगा और ये वाला ले लिया जाएगा और ये वाला ले लिया जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली 1 में कौन कौन सा बनेगा, इसको मैं, चलो इसको नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ इस तरीके से, देखो तो
ये इसको 1 बोल दिया है, इसको 2 बोल दिया है, इसको 3 बोल दिया है, इसको 4 बोल दिया है, इसको 5 बोल दिया है, इसको 6 बोल दिया है, और बीच वाले को 7 बोल दिया है। विजिबल है? नहीं है। चलो फिर से बना दे रहा हूँ एक बार डायग्राम, जस्ट 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डायग्राम फिर से फ्रेश बना दूंगा तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, ये हो गया डिलीट। ठीक है, अभी चलो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, राइट। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया। और इन सब के बाहर में भी एक बना दिया मैंने, 8 हो गया। तो एग्जैक्टली 1 सेट में अगर बोला जाएगा तो कौन कौन सा पार्ट लिया जाएगा? एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 में अगर लिया जाएगा तो 1 2 3, ये 3 रीजन लिए जाएंगे। 1 यूनियन 2 यूनियन 3, ठीक है, वो लिया जाएगा। एग्जैक्टली 2 अगर बोला जाएगा, एग्जैक्टली 2 सेट्स में क्या लिया जाएगा? 4 यूनियन 5 यूनियन 7 लिया, सॉरी 6 लिया जाएगा। 4 यूनियन 5 यूनियन 6, राइट। देखो 4 5 6 एग्जैक्टली 2, ठीक है। एटलीस्ट 2 बोला जाएगा तो एटलीस्ट 2, इस तरीके से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। एटलीस्ट 2 सेट्स, एटलीस्ट 2 सेट्स बोला जाएगा तो एटलीस्ट 2 सेट का मतलब 2 में या फिर 3 में। तो उस केस में क्या हो जाएगा? 4 यूनियन 5 यूनियन 6 यूनियन 7, ठीक है, ये हो जाएगा। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, तो 2 या 2 से ज़्यादा, तो यहाँ पे 1 2 ये वाला भी हो रहा है ना, 2 से ज़्यादा, ठीक है। एटमोस्ट 1 सेट, एटमोस्ट 1 सेट में अगर देखा जाए, एटमोस्ट 1 सेट, तो कौन सा लिया जाएगा उसमें? एटमोस्ट 1। एटमोस्ट 1 का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक में प्रेजेंट हो। तो कौन कौन से लिया जाएगा? 1 लिया जाएगा, यूनियन 2 लिया जाएगा, यूनियन 3 लिया जाएगा, और कुछ लिया जाएगा क्या, बता सकते हो? और क्या लिया जा सकता है? और लिया जा सकता है ये 8। एटमोस्ट 1 बोला है ना, एटमोस्ट 1 मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक में प्रेजेंट हो या फिर किसी में प्रेजेंट ना हो। किसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मतलब कि ABC की बात करें, ठीक है। यू में तो सब कुछ प्रेजेंट होगा ही, यूनिवर्सल सेट में तो जो भी कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन है वो सारा प्रेजेंट यू में होगा ही। हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट 1, एटमोस्ट 1, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, वो ABC के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। तो एटमोस्ट 1 सेट में प्रेजेंट हो, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक में हो, या तो ए में, या तो सिर्फ ए में, या तो सिर्फ बी में, या तो सिर्फ सी में, या फिर किसी में नहीं। तो उस केस में क्या हो जाएगा? 1 यूनियन 2 यूनियन 3 यूनियन 8, ठीक है। तो इस तरीके से एटलीस्ट एटमोस्ट अलग अलग केसेस बना करके दिए जा सकते हैं प्रॉब्लम में। तो उसको अब अगर ये समझ में आ गया तो सारे केसेस को किया जा सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली 1 बता दिया है, एग्जैक्टली 2 बता दिया है, एटलीस्ट 2 बता दिया है, एटमोस्ट 1 बता दिया है। एटलीस्ट 1 अगर बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि एटलीस्ट 1, 2-3 केस खुद बना करके बताओ कि एटलीस्ट 1 अगर होगा तो क्या होगा। और प्रेजेंट इन नो सेट, वो क्या हो जाएगा? वो सिर्फ 8 हो जाएगा। तो ऐसे 2-3 केस बना करके कमेंट सेक्शन में डालो, देखते हैं लोगों का मतलब क्या रिस्पॉन्स है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आई होप कि सेट का सारा पार्ट मैंने सारा पॉइंट कवर कर लिया है। कितने स्लाइड्स हैं? 1 2 3 4 5, सो टोटल 5 स्लाइड्स। ये तो बस अभी थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया था। सो टोटल 5 स्लाइड्स, आई होप इट इज़ क्लियर। सो अब इसको कंप्लीट करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। और एक हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी सीरीज़ मैंने शुरू किया है, मतलब हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें लेकिन हाँ उसमें मतलब कि जेई मेंस लेवल के जो बेस्ट 25-15 क्वेश्चंस हैं उस तरीके से हम लोग लेकर के सॉल्व करें। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को पहले लर्न करो, उसके बाद कुछ फर्स्ट एलिमेंट्री लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद मेंस लेवल पे जाओ, ठीक है। देखो कितना होता है। और जो मेंस लेवल के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस 15 का जो मतलब हम लोगों ने सॉल्यूशन का सीरीज़ अभी वो भी हम लोग बना रहे हैं, अभी सेट का यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको भी जाकर के फिर देखना, ठीक है। वहाँ से जो प्रॉब्लम्स मतलब कि जो हैं वो अब ये लर्न करने के बाद वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं, राइट, ठीक है। चलो, तो आई थिंक इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस सेशन नाउ। आई होप दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, तुम लोग को अच्छा लगा होगा और तुम लोग को कुछ ना कुछ बेनिफिट आएगा इससे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।